ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने सही में कर दिया यार। मुझे तो अभी भी ये जान के और सोच के यकीन नहीं हो रहा। डब्ल्यूडब्ल्यू ने डेडिकेटेड वे में जो हमारे डीन एम्ब्रोज हैं या फिर करंटली जॉन मॉक्सली के नाम से जाने जाते हैं, उनके नाम पे, यानी कि उनके नाम से मतलब उनकी और रोमन रेंस की मैच की फुल वीडियो अपने यूट्यूब अकाउंट पे डाली है। और आपको पता है, अगर आप चैनल पर एक्टिव चैट रहो, कि ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यू हमेशा जो डीन एम्ब्रोज है उस नेम को लेने से बचती है। इवन कई बार शील्ड के मूवमेंट्स में सोच रहे हो, शील्ड के मूवमेंट, शील्ड का मतलब ही क्या है, डीन एम्ब्रोज, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस, और उस मूवमेंट से ही वो डीन एम्ब्रोज को गायब कर देते हैं। तो ये बहुत ज्यादा अजीब लगा है अब देखने में कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने आउट ऑफ नोवेयर, ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है अभी, यूजुअली डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा करती है तब जैसे किसी सुपरस्टार का रिटर्न होने वाला होता है या फिर उस सुपरस्टार के अराउंड डब्ल्यूडब्ल्यू हाइप बनाना चाहती है, क्योंकि उस सुपरस्टार के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन पर करना चाहती है। हालांकि फुल मैच इसका सीन ऐसा नहीं होता, फुल मैच उठा के डब्ल्यूडब्ल्यू में देखता हूँ कभी भी डाल देते, तो उसका ऐसा नहीं है कि बहुत कोई अब सिर पैर निकालो। लेकिन डीन एम्ब्रोज और रोमन रेंस का पूरा ऐसे ही मैच ही डब्ल्यूडब्ल्यू ने डाल दिया अपने यूट्यूब अकाउंट पे, वो काफी अलग लगा देखने में। और इससे एक चीज तो पता चलती है कि ये वो वाला टाइम नहीं रह गया डब्ल्यूडब्ल्यू में अब कि जो सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के साथ नहीं है उसको बिल्कुल ही अवॉइड किया जाएगा, फिर जैसे बिल्कुल उसका नेम ड्रॉप भी नहीं होता था। इवन आपने भी देखा भी होगा, जैसे स्टिंग रिटायर हुए थे तो उनको मेंशन किया गया था डब्ल्यूडब्ल्यू के टेलीविजन में भी, कमेंटेटर्स की तरफ से बोला गया था, ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल इस चीज को अवॉइड करें। तो ये पॉजिटिव साइन ही है काइंड ऑफ, हम इसे मान सकते हैं। अब इससे आप ये मत मान लेना कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू और डीन एम्ब्रोस की ऑलरेडी बातें शुरू हो गई हैं और वो बस आने वाले हैं। देखो, उनका कॉन्ट्रैक्ट जब तक चल रहा है वो तब तक चल रहा है। बाकी सारी अलग अलग वीडियोस में मैंने बहुत बार डीन एम्ब्रोस के बारे में बात की। इवन आप सर्च भी करोगे डीन एम्ब्रोस रेसल चैट तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा, वहां पे अच्छे से मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो लेकिन ये देख के अच्छा है, चलो भाई अब डीन एम्ब्रोस के नाम को भी लिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमेशा जहां पे उनको होना भी चाहिए वहां से भी डब्ल्यूडब्ल्यू उनको गायब कर दे। नेक्स्ट बात करते हैं लेसनर के बारे में, ब्रॉक लेसनर के बारे में नहीं, उनकी डॉटर माया लेसनर के बारे में। लेसनर के बारे में नहीं हो रही बात, चलो उनकी डॉटर के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता ही है जो लेसनर का खून है वो उनकी रगों में दौड़ रहा है, तो फिर उसका असर तो दिखेगा ही। और मैंने आपको बताया शॉर्ट पुट कैसे वो इस स्पोर्ट के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी उन्होंने अचीवमेंट्स भी करी हुई हैं। तो अभी रिसेंटली उन्होंने एक और चीज़ अचीव कर ली और वो बन चुकी है विमेंस हैमर थ्रो चैंपियन, और 62 मीटर का उन्होंने एक थ्रो किया था। तो यार ये तो मतलब अगर आप उनको देखोगे भी ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ब्रॉक लेसनर की कमी को ये बिल्कुल पूरा कर सकती थी। मतलब अगर ऑब्वियसली विमेंस डिवीजन में उनको लेके आए तो फिर वो तो पूरी कमी पूरी हो जाती है, लेकिन पूरी कॉपी ही लग रही है। और अगर ब्रॉक लेसनर का ऐसे बेटा दिखे तो फिर वो तो भाई फिर कैसा ही दिखेगा। तो ये बस है, ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे बताने के लिए, जस्ट लेसनर लोग अपने अपने अपनी जगह पे जो है कमाल मचा रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस हम पॉपुलर यूएफसी फाइटर डेरिक लुइस के बारे में, और ये पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में आ सकते हैं। आपको पता है इनका यूएफसी में नॉकआउट्स करने में कैसे लोहा माना गया है और एक काफ़ी तगड़े परफॉर्मर एथलीट है वहाँ पे। तो इन्होंने ये बोला कि ये ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ टॉक्स में है। इवन उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि रिकीशी का जो स्टिंग फेस है वो वाला फिनिशर भी लेना चाहेंगे। अब देखो यूएफसी के अंदर जो पॉपुलैरिटी है उसका डब्ल्यूडब्ल्यू डेफिनेटली फ़ायदा उठा सकती है, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि रिसेंटली चीज़ें ऐसी हुई हैं जो हम ये भी मान के नहीं चल सकते भाई कि अगर कोई बंदा बाहर दूसरे स्पोर्ट में पॉपुलर है तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यू में जलवा दिखाएगा या डब्ल्यूडब्ल्यू उसको ऐसे देखेगी भी। क्योंकि मैंने एक चीज़ बहुत अभी चेंज देखा है, पहले अगर किसी बंदे का नाम होता था तो डब्ल्यूडब्ल्यू उसको ला के बस तगड़ी बुकिंग शुरू कर देती थी। अब जो फॉर्मेट है, जो पैटर्न है, थोड़ा सा चेंज है, तो उस बंदे को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और अगर वो तब जाके कुछ अच्छा करे तो ही उसे डब्ल्यूडब्ल्यू में सक्सेस मिलती है। इसका प्राइम एग्जांपल अभी रिसेंट गेबल स्टीवसन का ही है। और गेबल स्टीवसन के बारे में आपको बता दूं भाई कि जो वो रिलीज हुए ना अभी, उनके बारे में ये लेटेस्ट चीज़ पता चली है कि वो रिलीज इसलिए हुए क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको ज़्यादा पैसों पर रखा हुआ था। अब डब्ल्यूडब्ल्यू उनके साथ ज़्यादा कोई यूज़ नहीं कर रही थी तो इतने पैसे डब्ल्यूडब्ल्यू को वर्थ नहीं लग रहे थे। और इवन बात जब ऐसी भी हुई कि क्या गेबल स्टीवसन को कम पैसों में काम कराया जाए, तो गेबल स्टीवसन ऑब्वियसली उस बात के लिए एग्री नहीं थे, तो फिर इसके चलते उनका जो है रिलीज हो गया। और सही बात भी है भाई, वैसे यूज़ नहीं हो रहा था फिर ज़्यादा पैसे देने क्यों। लेकिन फिर वही बात है कि एक बार ज़्यादा पैसे दे दिए तो भाई तुम ही तो हो, तुम यूज़ भी तो कर सकते थे। बाकी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि ऐसा बोल रहे थे भाई कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई है परफॉर्मेंस सेंटर में, तो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू इतना भी अब खुश नहीं है उनसे। तो अगर वो जाने भी देते तो कोई बहुत बड़ा उनको ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बस ये रीज़न रहा। तो ये मान के नहीं चल सकते भाई कोई बंदा बाहर का है, अगर कोई बाहर के स्पोर्ट में पॉपुलर तो फिर वो डब्ल्यूडब्ल्यू में आके भी कर लेगा। हाँ, लोगन पॉल जैसा हो तो फिर बात अलग हो जाती है। फिर कल स्मैकडाउन होने वाली है तो किंग ऑफ द रिंग के मैचेस भी होंगे, लेकिन एक बहुत मेजर चीज़ हमको निक ऑल्डिस की तरफ से पता चलती है और वो ये है कि बॉबी लैशली और टामा टोंगा का मैच जो इस टूर्नामेंट के अंदर होने वाला था वो नहीं होगा। और इसके पीछे रीज़न ये है कि बॉबी लैशली को भी इंजरी वाली सिचुएशन हो चुकी है और जो रिप्लेसमेंट आए हैं वो है एंजेलो डॉकिंस। और उसके बाद अब जरा आप ये ट्वीट देखो जिसमें बताया जा रहा है वो सारे टॉप नेम्स जो कि इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू में इंजर्ड हैं, सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस, रिया रिप्ली, बिगी तो भाई पता नहीं कब से ही है, आस्का, शार्लेट फेयर, डोमिनिक, एंड अब उस लिस्ट में बॉबी लैशली का नाम भी है। और सोच रहे हो ये सारे सुपरस्टार्स के अभी टेलीविजन पर मतलब ये
ये इन रिंग एक्शन में कम्पीट नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी WWE चल रही है, यही मेरे को सरप्राइजिंग लग रहा है भाई। और रोमन रेंज भी इसमें नहीं है। और मैं ये नहीं बोलूँगा, ये तो नहीं बोलूँगा भाई कि WWE अभी बहुत ही मस्त चल रही है जैसे रेसलमेनिया से पहले चल रही थी, ये तो नहीं बोल सकते हम। लेकिन ये भी नहीं बोलूँगा कि भाई बिल्कुल ही कुछ बहुत मामला बेकार हो गया, क्योंकि अगर आप 2018-19 के टाइम की WWE की याद करोगे तो फिर आपको पता होगा वो क्या होता है। स्मैकडाउन तो चलो एज स्टाइल्स की वजह से बढ़िया थी, रॉ में तो पता नहीं क्या ही चल रहा था भाई उस टाइम पे, तो उस लेवल पे तो नहीं आई है WWE। इवन अभी भी अगर आप लॉजिकल वे में स्टोरी लाइन को देखोगे तो WWE सेंसिबल चीज़ें ही करती है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के हो रहा है। तो फिर भी चलो भाई, एक बार ये सारे बंदे आ गए तो WWE फुल फोर्स में दोबारा से काम करने लगी, और ये टाइम मुझे लग रहा है समर स्लैम से कुछ टाइम पहले तो जरूर ही आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं WWE बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में। और हमेशा ही मैं आपको बताता हूं कि WWE ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी बैकलैश जो फ्रांस में हुआ है, इसको लेकर नंबर्स पहली बार WWE के नीचे आए हैं। अब ये एक तो डेव मेल्जर की तरफ से आई है, देखो तो डेव मेल्जर के मुंह से ज्यादातर WWE के बारे में पूरी बातें निकलती हैं, तो उन्होंने ये बताया कि जो WWE को गूगल सर्चेस मिले हैं, एंड ये तो ऑब्वियसली स्टैट ही है, ये 1 लाख से कम थे। और WWE का लास्ट ऐसा प्रीमियम लाइव इवेंट में ये तब हुआ था जब मतलब बिल्कुल ही ऐसे WWE के दिन बेकार चल रहे थे। इवन उन्होंने PPV बायस के बारे में बात करी, खैर वो मैटर नहीं करता अब, क्योंकि WWE अपने PLE उसको नाम ही दे दिया, उसको स्ट्रीम करती है पीकॉक के ऊपर, तो ऐसा नहीं है, वो USA के अंदर अलग ही सीन चलता है उसके, भाई ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। बट येस, WWE का जो बैकलैश की वजह से ग्राफ है वो नीचे आया है। और मैं तो यही बोलूँगा WWE ने भी कौन सा एफर्ट ही लगाया भाई कि हमको बहुत कुछ करना है। मुझे तो ऐसा लगा कि बस इसको फ्रांस में कर रहे हैं, उनको पता था भाई लोग आ ही जाएंगे, तो उन्होंने इस तरीके से उसको ट्रीट किया। कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं की उन्होंने, शायद सुपरस्टार्स को भी थोड़ा सा आराम दिया है उन्होंने, और वैसे भी बड़े बड़े स्टार्स तो थे नहीं। खैर इसको हम एक एक्सक्यूज़ की तरह नहीं मान सकते, बट फिर भी नंबर्स थोड़े से WWE के बैकलैश के लिए नीचे आए हैं। WWE के सऊदी अरेबिया के साथ अब रिलेशन कैसे हैं, अब ये सवाल आपके दिमाग में उठेगा जरूर अगर आप ये सोचोगे विंस मैकमैन कंपनी में नहीं है। और आपको याद होगा विंस मैकमैन ही वो बंदे हैं जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया के साथ WWE की इतनी बड़ी डील साइन हुई थी, क्योंकि विंस ने कुछ नहीं देखा, उन्होंने कहा भाई मैं वहां जा रहा हूं, हमारे बिजनेस को, हमारे धंधे को, हमारे WWE को फायदा होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कैसा रिएक्शन आता। आपको पता है कितना क्रिटिसिज्म मिला था शुरू में सऊदी अरेबिया के शोज को। तो अब रिलेशन कैसा है WWE और सऊदी अरेबिया के बीच में, तो मार्क शपेरो जो कि TKO के एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने इस बात को अच्छे से बताया, और वो कहते हैं कि विंस अब कंपनी में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कुछ रिलेशन बिगड़े हैं। निक खान ने चीजों को बहुत अच्छी तरीके से अडेप्ट किया है, और अभी भी WWE का वही प्लान है जैसे वो विंस के टाइम में था। मतलब इवन चीजों को और बेहतर तरीके से समझा गया निक खान की वजह से, ऐसा मार्क शपेरो का कहना है। तो इसका मतलब कि जो चीजें हैं वो अभी भी ऐसी स्मूथ चल रही है। मैंने आपको बताया अभी इस महीने के एंड तक हो सकता है कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट, कोई डील ये करें सऊदी अरेबिया के साथ, जिसके अंदर रेसलमेनिया जैसा शो, रॉयल रंबल जैसा शो, या फिर सर्वाइवर सीरीज जैसा प्रीमियम लाइव इवेंट ये वहां पे जा सकता है। और ये जब वहां पे जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि भाई सिर्फ सऊदी अरेबिया का शो है उसके नाम पे उन्होंने चला दिया, एफर्ट्स वहां पे पूरे डाले जाएंगे। तो सऊदी अरेबिया के साथ डील मेरे को तो सही लगती है भाई, कम से कम इनके ऊपर थोड़ा प्रेशर तो बनता है कि भाई अच्छे शो देने, क्योंकि वहां से पैसे बहुत मिले और वहां से फिर बोलेंगे भाई तुम इतने पैसे तो लेके जा रहे हो, बढ़िया शो कर नहीं रहे। तो मेरे को तो ये शुरुआत से ही अच्छा लगा है। हाँ, शुरू में वो जबरदस्ती का वो जो अचानक से 1 महीने में बंदे को बुला के मैच बना देते थे वो बेकार लगता था, क्योंकि मैं कितना ही बोल लूँ कि मुझे भी पसंद है यार, एक मोमेंट पे ये सरप्राइज देखना, वो सरप्राइज देखना, लेकिन एट द एंड अगर उसका लॉजिक या सेंस नहीं बन रहा, कोई लॉन्ग टर्म स्टोरी नहीं है, वो एटलीस्ट भाई 4-5 महीने की तो हो, तो फिर उसको देखने में उतना मजा नहीं आता। ऐसा रश्ड लगता है, फिर लगता भी नहीं भाई ये तो हमारी इंटेलिजेंस के साथ खेलना है कि भाई इनको तो कुछ भी दिखा दो, ये तो देख ही लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम सोलो सिकोवा के बारे में। और सोलो सिकोवा के तो भाई सोलो सिकोवा की या तो दिन होती है या फिर रात होता है, उनका बीच का कुछ नहीं होता। इसका मतलब या तो वो जीतते ही हैं या फिर वो हारते ही हैं। कोडी रोड्स से हारने से पहले तक वो अपनी स्ट्रीक पर थे, उसके बाद अभी जॉन सीना से जीते, उसके बाद पूरी सारी फेवरेट स्ट्रीक पे ही आ गए। एंड देन अब रेसलमेनिया के बाद सब उनका स्टैट देख सकते हो, लगातार 4-0 चल रहे इस समय सोलो सिकोवा, तो ये उनके लिए इस समय बहुत अच्छी बात है। और अभी तो आपको पता ही, मैंने आपको बताया कि जेकब फाटू आ रहे हैं, तो इस वजह से WWE डर में है कि सोलो सिकोवा को कहीं वो आउटशाइन ना कर दें। और आपने अगर इंस्टाग्राम, अभी भी शायद होगी वो, आप इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो भाई जेकब फाटू क्या लग रहे हैं उसमें। मैंने स्टोरी डाली तो इवन आप लोग रिप्लाई भी कर रहे थे भाई ये सोलो सिकोवा छोड़े तो रोमन ने इसको टक्कर दे दे, तो आप इसे जाके जरूर देखना। बाकी अब वेट करो, ब्लड लाइन की स्टोरी आपको पता है कितनी मस्त चली रही है वैसे भी, और अभी तो इसमें और धमाके होने बाकी हैं। केविन ओवेंस ने तो यार अपने रंग ही बदल दिए ब्लड लाइन को लेके, उन्होंने क्या तारीफें पेली हैं रोमन रेंस एंड दी उसोस की। वो कहते हैं कि हमने चाहे हम लड़ मरे हो इधर उधर जाके, लेकिन फिर भी मेरी जो रिस्पेक्ट है वो पूरी है उसोस और रोमन रेंस के लिए। वो अभी वाले ब्लड लाइन को कहते हैं, क्या बोला उन्होंने, बूटलैग करके उन्होंने नाम दिया इसको। एंड कहते हैं टामा टोंगा के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि ये जो अभी ब्लड लाइन बन रही है ये पहले वाली ब्लड लाइन जैसे तो बिल्कुल भी नहीं थी, उनका लेवल अलग ही है, उसके साथ मैच नहीं किया जा सकता। तो अब ये तब होता है जब केविन ओवेंस अपने कैरेक्टर से बाहर आ चुके, उनको पता है अब रोमन रेंस की जो स्टोरी है वो तो हो ही चुकी है ना, अब उनको
ट्राइबल चीफ तो वो है नहीं, तो अब उन्होंने जम के यहाँ पे तारीफ की है रोमन रेंस एंड दी ऊसो की, भैया वो है असली वाली ब्लड लाइन। अब तो ये लोग जो है पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। इवन सोलो सिकोवा को भी उन्होंने बोला कि चल ठीक है, लेकिन उन्होंने लेवल पे बिल्कुल भी नहीं रखा है रोमन रेंस एंड दी ऊसोस के। तो लग रहा है कि केविन ओवेंस सभी से काम करने कि भाई आओ जरा तुम, मैंने ऑलरेडी तुम्हारी तारीफें करना शुरू कर दिया है, जब तुम आओगे तो हो सकता है साथ की जरूरत पड़े तो शायद मैं रोमन रेंस एंड दी ऊसोस का साथ भी दे दूं। आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यूई की कमाई नहीं बल्कि नुकसान के बारे में है। तो अभी आपको पता है टीकेओ और यूएफसी, टीकेओ के अंदर यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यूई आते हैं, तो दिमाग में तो ये खुजली आपके भी होगी कि भाई ज़्यादा प्रॉफिट डब्ल्यूडब्ल्यूई को किधर से हो रहा है। तो मैंने एक फाइनेंशियल रिपोर्ट तो बताई थी, मुझे याद है, जिसमें शायद यूएफसी आ गई थी, लेकिन अभी जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने पहले क्वार्टर की फाइनेंशियल रिपोर्ट निकाली है, एंड ऑब्वियसली डब्ल्यूडब्ल्यूई का हॉट टाइम चल रहा है, हॉट सीजन चल रहा है, तो इसकी वजह से जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है उन्होंने यूएफसी से ज़्यादा पैसे कमा के दिए हैं। ऐसा अंतर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन यूएफसी लेके आया टीकेओ के पास $313 मिलियन, और अगर मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की बात करूं तो ये $316 मिलियन। अब $1 मिलियन का आप 8-8.5 करोड़ के हिसाब से लगा सकते हो कि ये कितने पैसे हैं। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई को नहीं, टीकेओ को यहाँ पर ओवरऑल एक नुकसान हुआ है, क्योंकि पता नहीं कोई तो उनका यूएफसी एंटी ट्रस्ट लॉ सूट सेटलमेंट चल रहा था, जिसकी वजह से $335 मिलियन का ओवरऑल उनको नुकसान हुआ है, जबकि दोनों पार्टीज की तरफ से पैसे आए हैं। लेकिन कंबाइन करके इसको देखें तो फिर भी प्रॉफिट में ही है, लेकिन ये जो भी हुआ इनका यूएफसी वाला मुझे सीन ज़्यादा पता नहीं है, तो इसकी वजह से नुकसान में भी गई है टीकेओ यहाँ पे। खैर ये तो ऊपर नीचे चलता ही रहता है। बाकी कैसे आज की वीडियो जो है वॉइस ओवर वाली ही रही है, तो इसके लिए फिर भी यार लाइक कर दो, वीडियो तो आ ही रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और वीडियोस के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।